हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो काफी टाइम से तुम बच्चों ने बोल रखा था कि सर इस चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आइए, तो फाइनली इस चैप्टर के ऊपर वीडियो आ गया है। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो जल्दी से भी स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं, बिकॉज इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट, और हीट एक फॉर्म का एनर्जी है। सो यहाँ पे एनर्जी को रिलेट कर सकते हो तुम थर्मो वर्ड से। और डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे होता है मोमेंट। तो यहाँ पे एनर्जी के मोमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और इसी के ऊपर बेस्ड ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं अपने चैप्टर का सिलेबस। सो ये है हमारे चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस। देख लो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अगर तुम्हें इस चैप्टर का, इस सेशन का पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस देख लो। सबसे पहले हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बारे में हमें देखना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सराउंडिंग वर्क एंड बेसिक सारे टर्म्स हमें इसके बारे में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाते हैं। 3 लॉज होते हैं, एक जीरोथ लॉ भी होता है बट उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इससे तुम लोग के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। सो इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड उसके बाद में फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी चीज। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। एंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, समझना ध्यान से। सिस्टम का मतलब ये है, अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observations are made and remaining universe constitute of the surrounding। अब मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक बीकर के अंदर तुम कोई केमिकल लेके रिएक्शन कर रहे हो। सो यहाँ पे इस बीकर के अंदर जैसे मान लो ये केमिकल रखा है, तो इस केमिकल को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी पे हम स्टडी कर रहे हैं, सो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को तुम ऑब्जर्व करोगे वही तुम्हारा सिस्टम है। तो हमारे लिए हमारा सिस्टम मान लो ये हो गया। अब इस सिस्टम के बाहर की जितनी दुनिया है वो तुम्हारी सराउंडिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इस बीकर के बाहर की जितनी दुनिया है, ये सारी चीजें, ये सारी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, इसके ऊपर यहाँ भी सराउंडिंग है, नीचे भी सराउंडिंग है। तो चारों तरफ, इस बीकर के चारों तरफ का जो रीजन होगा 3D में, वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा सराउंडिंग। फिर अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, सिस्टम को ले लें जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाहर के सराउंडिंग को भी ले लें, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, दे मेक दी यूनिवर्स। तो यही है तीनों चीजें। ये बेसिक टर्म्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये। पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम तुम ऐसे समझ लो, जैसे मान लो खुला एक बर्तन है और उसके अंदर तुम केमिकल्स रख के रिएक्ट करा रहे हो। तो ओपन जब सिस्टम होगा तो वहां पे तुम्हारा मैटर भी बाहर निकल के जा सकता है। मान लो तुम खुले ऐसे भगोने के अंदर पानी रख के बॉईल कर रहे हो, क्या होगा, सो वहां पे वाटर भी तुम्हारा बॉईल होके सराउंडिंग्स में जा सकता है। देख सकते हो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और साथ में हीट भी बाहर लॉस होके जा सकती है। सो ओपन सिस्टम में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। सो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद सेकंड होता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हम क्या करते हैं, अपने बर्तन को ऊपर से क्लोज कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। तो ऐसे केस में मैटर का कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। सो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, क्योंकि हमने क्लोज कर दिया है चारों तरफ से बॉक्स को या कंटेनर को। बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, बट हीट एनर्जी, एनर्जी तो लॉस हो सकती है ना बाहर, या गेन हो सकती है। सो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। किसमें, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो ये होता है हमारा क्लोज सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बना हुआ है, कोई कंटेनर है, उसके ऊपर हमने लिड लगा दिया, ऊपर से क्लोज कर दिया। सो उसकी वजह से अब वाटर वेपर बॉईल होकर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो सकती है बाहर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है क्लोज सिस्टम। फिर आती है बात आइसोलेटेड सिस्टम की। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है थर्मस। तुमने देखा होगा थर्मस के अंदर जब पानी रखा जाता है तो वो जल्दी अपनी हीट लॉस नहीं करता है, एक तरह से लॉस ही नहीं करता है, बहुत
टाइम बाद वो ठंडा होता है पानी जाके। सो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करते हैं हम, जो हमारा सिस्टम होता है उसको किसी दूर जगह आइसोलेट करके या तो रख देते हैं, या तो वैक्यूम में उसको जाके रख देंगे, या फिर उसको हम इतना इंसुलेट कर देंगे कि डायरेक्ट सराउंडिंग से वो टच में ही नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो मैटर का कोई पार्टिकल बाहर जाएगा, ना तो मैटर तुम्हारा एक्सचेंज होगा बाहर से, और ना ही कोई एनर्जी बाहर एक्सचेंज होगी। सो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर। ना तो एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे। चाहो तो एक बार देख लो एंड चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो डेफिनेशन वाइज काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रीड करते हैं। Those properties which do not depend on the quantity or size of matter present are known as intensive property। ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे ना डिपेंड करती हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये तुम्हारी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं। सो इनको बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी उनको बोला जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनके एग्जांपल देख लो, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। सो ये सारी जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं ये सब क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे इन दोनों का डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो इनके डेफिनेशन जरूर से याद कर लेना। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का स्टेट क्या होता है इसको पढ़ते हैं। यहां पे है अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट व्हेन ऑल इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैव फिक्स्ड वैल्यूज। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी सिस्टम का स्टेट जहां पे उसकी सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो प्रेशर, टेम्परेचर कुछ है, तो हम कहेंगे सिस्टम का स्टेट ये एक है। मान लो थोड़े समय के बाद उसका टेम्परेचर बदल गया तो एक दूसरा स्टेट बन के आ गया। तो स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे उसके सारे पैरामीटर्स हम फिक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, स्टेट्स कई हो सकती हैं, हो सकता है एक जगह उसका टेम्परेचर 100 हो, फिर थोड़े टाइम के बाद उसका टेम्परेचर 200 हो जाए। सो ये दो अलग अलग स्टेट्स हो गए ना। सो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। सो अब इन स्टेट्स को बताया कैसे जाता है, बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। सो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे तुम एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हो कि इस समय हमारे सिस्टम का इतना टेम्परेचर प्रेशर है, फिर थोड़े समय के बाद टेम्परेचर प्रेशर इतना कुछ हो गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो। तो ये सारे तुम्हारा कुछ ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो अभी आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है तुम्हारा स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शन। ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, The factors which are necessary to be specified in order to define a particular state। तो वही चीज है, एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स का या मेजरेबल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे the factors which are necessary to be specified in order to define a particular state of a system are called state variables। So वही जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज अभी मैंने तुम्हें बताई थी, वही हमारी क्या हो जाती है, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इसके बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द चेंज in values of a state functions depend only upon the initial and final state of a system and is independent upon the path in which the change has been carried out। So किसी भी measurable property को हम state function तभी बोलते हैं जब उसका वैल्यू सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता हो। जैसे मान लो चेंज इन टेम्परेचर अगर तुम्हें निकालना हो तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे बोला जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। वही चीज वॉल्यूम के लिए भी है, चेंज इन वॉल्यूम कैसे बताओगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो ऐसे ही चेंज अगर हम निकालते हैं किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी का और वो सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, तो हम उसको कहेंगे दैट इट इज अ स्टेट वेरिएबल। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल होने के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट द चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम और इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ इन विच द चेंज हैज बीन कैरिड आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द स्टेट फंक्शन। ठीक है, सो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे इसको तुम अपने आप से भी देख सकते हो। एक होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ये बात याद रखना, आसान पड़ेगा तुम्हें। आइसो का मतलब होता है सेम,
तो जो चीज आइसो के साथ लिखी है मतलब इस प्रोसेस में वो चीज सेम रहेगी। तो आइसोथर्मल मतलब कि थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर आइसोबारिक प्रोसेस होती है, बार तुम्हारा यूनिट होता है किसका, प्रेशर का। सो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता आइसोबारिक प्रोसेस में, तो वही चीज यहाँ देख लो, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। फिर और होते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद एडियाबैटिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नाम लिख के आ जाए एडियाबैटिक, तो समझ जाना कि वहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस, तो ऐसे प्रोसेस जिनका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, मतलब सारा प्रोसेस घूम फिर के फिर से इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच जाए, तो उसको बोला जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। फिर उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो स्लोली टेक प्लेस करते हैं और उसके बाद ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में होते हैं और किसी भी स्टेप पे तुम इनको वापस से रिवर्स बैक कर सकते हो, सो इसीलिए इनको बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा। फिर इसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो रिवर्सिबल नहीं होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। सो ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिए हैं। फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा हीट और वर्क का, इसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हीट की अगर हम बात करें, सो हीट सबको पता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पढ़ते हैं इसको, द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग व्हेन द टू आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं और कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग भी तो कॉन्टैक्ट में होंगे, तो अगर दोनों का टेम्परेचर अप डाउन है, मतलब थोड़ा भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। तो यही चीज तुम्हारी हीट है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर उनका टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं है तो उसी को हम हीट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, मान लो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी। अगर मान लो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज्यादा है, तो सराउंडिंग से हमारे सिस्टम में हीट आएगी। तो यही तो होगा, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो सिस्टम से बाहर हीट जाएगी या बाहर सराउंडिंग से अंदर सिस्टम की तरफ हीट आएगी। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। देखो, अगर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर तुम्हारे सिस्टम में हीट आ रही है, समझना ध्यान से, यहाँ पे अगर ये हमारा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, तो अगर हीट इसमें आ रही है, हीट इज कमिंग टू द सिस्टम, तो यहाँ पे अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम, देन Q इज पॉजिटिव। ठीक है, हीट यहाँ पे पॉजिटिव हम लेंगे। फिर उसके बाद अगर हीट लॉस हो रही है सिस्टम के द्वारा, मान लो यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, तब क्या होगा, तब Q नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज तुम लॉस में हो, हीट तुम्हारी बाहर जा रही है। सो यही चीज है, दो ही केसेस हो सकते हैं। अगर हीट तुम्हारी सिस्टम में आ रही होगी, सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, Q इज पॉजिटिव, और अगर हीट लॉस हो रही है बाय द सिस्टम, सो ये हो जाएगा Q इज नेगेटिव। फिर इसके बाद इसके यूनिट की बात करें, सो इसको नापा जाता है कैलोरी में, हीट को ज्यादातर कैलोरी में ही नापते हैं, किलो कैलोरी में भी नाप सकते हैं। फिर उसके बाद एसआई यूनिट तुम्हारा जूल्स होता है एनर्जी का, वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, और फिर इसको किलो जूल्स में भी मेजर करते हैं, बट एसआई यूनिट तुम्हारा जूल होता है, ये याद रखना। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी हीट के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्क की। सो वर्क क्या होता है, वर्क हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में सब बच्चे पढ़ के आए हैं 10th क्लास में। सो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डीएल लिखा है मैंने। डीएल का मतलब सिंपल क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डीएल है, डीएल आ जाता है तुम्हारा, इंटीग्रेशन में हम इसका भी यूज करेंगे। सो दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा, डी लगा देते हैं, स्मॉल डी। सो ये हो जाएगा हमारा इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। मान लो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अभी मैंने बताया था कि अगर हीट सिस्टम में आ रही होगी तो यहाँ पे सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना सिस्टम में। सो यहाँ पे वर्क इज पॉजिटिव। एंड अगर इसका उल्टा होता है, अगर मान लो सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, सिस्टम खुद अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, सो वहां पे वर्क इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाता है। सो आई होप इतनी बेसिक सी बात क्लियर हुई होगी। देखो हीट में भी यही था, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम नेगेटिव। वही चीज यहाँ पे है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, देन वर्क इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, सो वहां पे वर्क इज नेगेटिव। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एसआई यूनिट तुम्हारा अगेन जूल होता है, चाहे वर्क की बात करो चाहे एनर्जी की बात करो, एसआई यूनिट इज जूल।
आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। अब इसके बाद आगे आते हैं एंड अब बात करते हैं थोड़े से डेरिवेशन वाले पार्ट की, जहां से चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग ओपन करके। देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम प्रेशर वॉल्यूम वाले वर्क की। अब सब बच्चों ने सिरिंज तो देखा ही होगा, सबके इंजेक्शन लगा होगा कभी ना कभी। सो मान लो ये एक सिरिंज है, यहाँ पे मैंने आगे वैसे ओपनिंग नहीं बनाई है, बट मान लो पिस्टन का मतलब एक तरह का सिरिंज ही हो गया। तुम सिरिंज इमेजिन कर लो, मान लो एक सिरिंज है, उसमें हवा भरी हुई है, पानी वानी कुछ नहीं है, हवा भरी है, और तुमने उसका आगे वाला जो ओपनिंग है वहां पे हाथ लगाया हुआ है, फिंगर ऐसे लगा दी है, और उसके पिस्टन को तुम ऐसे पुश कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, अंदर की हवा क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। फिर जैसे ही पिस्टन को तुम छोड़ोगे, वो पिस्टन वापस अपनी जगह पे ओरिजिनल प्लेस पे आने लगेगा। सो वही चीज मान लो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एयर है जिसको तुमने कंप्रेस कर दिया, पिस्टन को तुमने छोड़ दिया, क्या होगा, सिरिंज का पिस्टन वापस से ऊपर की तरफ उठाएगा। करके देखना कभी, सिरिंज लेना, अगर सिरिंज का नीडल फेंक देना, सिरिंज लेना, उसके ऊपर ओपनिंग को बंद कर देना, उसके पिस्टन को पहले दबाना, और फिर जैसे ही हाथ हटाओगे पिस्टन उसका वापस से ऊपर की तरफ ढकेल के आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है कि जब पिस्टन को तुम दबाओगे तब तुम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, सिरिंज ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। सिरिंज मेरे पास होगा तो मैं दिखा दूंगा। सो मीनवाइल वीडियो के एडिट करते समय मुझे एक सिरिंज मिल भी गया। सो इसकी हेल्प से मैं शो कर देता हूँ दैट हम यहाँ क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मान लो ये एक सिरिंज है, अब मैं जैसे ही इसके पिस्टन को ऐसे प्रेस करूंगा नीचे, तो यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ सिस्टम पे, मतलब इस सिरिंज के ऊपर, और गैस अंदर कंप्रेस हो रही है सिरिंज के। और फिर जैसे ही मैं इस यहाँ पे पिस्टन को लीव करूंगा, वापस से वो गैस एक्सपैंड होगी और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इट इज़ नेगेटिव। सो आई होप तुम्हें इतनी बात समझ में आई होगी। अब मान लो वही सिरिंज यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हमने एक बार पुश कर दिया था। जैसे ही हम इस सिरिंज को छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पिस्टन वापस से, एयर यहाँ पे वापस से अपनी एक्सपैंड करेगी और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी। सो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क होगा। तो देखो यहाँ पे इफ द पिस्टन मूव्स इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, अगर ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मूव करता है, अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर समझना हो तो मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाके देख लेना, ताकि जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक डीएल डिस्टेंस, स्मॉल सा डिस्टेंस मान लें जहाँ पे ये पिस्टन मूव कर रहा है, सो यहाँ पे अभी हम पुश करते समय ही वर्क निकालने वाले हैं, एक्सपेंशन वाला नहीं। मान लो इस पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं, डीएल डिस्टेंस थोड़ा सा ये नीचे तक पुश हुआ है, तो डीएल डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क होगा ये हमें निकालना है। सो इस वर्क को निकालने के लिए हमें देखो दो चीजें चाहिए होंगी। यहाँ पे जो हेडिंग है प्रेशर और वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे कंप्रेशन होगा। सो देख लो यहाँ पे एरिया इतना है तुम्हारे पिस्टन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये डीएल डिस्टेंस नीचे तक यहाँ पे मूव कर रहा है। सो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंप्रेस हुआ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वही हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इस पिस्टन का एरिया, पिस्टन को अगर नीचे से देखोगे तो सर्कुलर शेप का होगा, वही तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वहां देखो बना हुआ है लास्ट में। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको डीएल डिस्टेंस नीचे थोड़ा सा ही मूव कर रहे हैं नीचे, सो इतना हो जाएगा ये तुम्हारा डीवी। डीवी का मतलब है अगेन स्मॉल वॉल्यूम। जहां जहां भी लेटर के बगल में स्मॉल डी लगा है, दैट मींस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस या वॉल्यूम जो भी है। फिर इसके बाद ये तुम्हारा स्मॉल वॉल्यूम आ गया, ए इंटू डीएल। फिर उसके बाद अगर फोर्स की बात करें, सो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उसी में से फोर्स निकाल लोगे तो वहां पे एरिया अपॉन वाला इधर आके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा तुम्हारा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें, सो वर्क डन बाय स्मॉल मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। अब यहाँ पे पिस्टन को हमने थोड़ा सा ही डीएल डिस्टेंस मूव किया, थोड़ा सा नीचे दबाया, तो उस थोड़ा सा पिस्टन को नीचे पुश करने में कितना वर्क हुआ, इसको मान लेते हैं डीडब्ल्यू। अगेन स्मॉल वर्क डन, डीडब्ल्यू है। सो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू, सो अब यहाँ पे पिस्टन को दबा के मान लो हमने छोड़ दिया, तो पिस्टन वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तुम्हारा सिस्टम वर्क कर रहा है पिस्टन पे। सो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, F इंटू डीएल, और यहाँ पे निगेटिव लेंगे बिकॉज इस बार वर्क डन बाय द सिस्टम हम मान रहे हैं। मान लो एयर को हमने पहले कंप्रेस किया, अब एयर उसको एक्सपैंड कर रही है पिस्टन को बाहर की तरफ, सो वर्क इज नाउ डन बाय द सिस्टम, तो इसीलिए माइनस लगा दिया हमने। अब यहाँ पे F का फॉर्मूला हमारा क्या है, P इंटू ए, रख दिया यहाँ पे F की जगह P इंटू ए। अब यहाँ पे ऊपर देखो A इंटू डीएल बराबर है डीवी के, तो A इंटू डीएल की जगह रख दिया डीवी। क्या बन गया, यहाँ पे आ गया इक्वल टू माइनस पी डीवी। सो यहाँ पे डीडब्ल्यू का हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है माइनस पी डीवी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। अब देखो ये जो डीडब्ल्यू है, दिस डीडब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी समझना। यहाँ पे ये डीडब्ल्यू हमारा क्या है, स्मॉल वर्क।
अब इंटीग्रेशन वाले अपने वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम स्मॉल क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए अगर टोटल वर्क हमें निकालना होगा सो हमें इसी स्मॉल वाले वर्क को पकड़ के खींच देना होगा और इंटीग्रेट कर देना होगा। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्सपैंड कर देना, बढ़ा देना, या फिर एक तरह से सारे वैल्यूज को ऐड करते चलना स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कैपिटल वाला W एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। ये हो जाएगा तुम्हारा V1 से V2 तक। मान लो पहले उसका वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा V2 हो गया। सो लिमिट V1 से V2 के बीच यहाँ पे सारा काम हो रहा है और dW वर्क को हमें इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला रख दो, बस dW क्या आया था -P/dV रख देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 वॉल्यूम तक -P/dV। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि जितना भी कांस्टेंट वाला पार्ट है वो तुम बाहर ला सकते हो। सो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहेगा। सो P को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा -P, बाहर आ गया माइनस और P दोनों। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 से लेके V2 तक, किसका? dV का। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 dV, 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा समझ लो। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी इंटीग्रेशन होता है 1 का या कुछ नहीं है वहां पे और dx, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे x टू द पावर 0 ही तो है। अगर यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी कि सिंपल तुम्हारा एक x आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पे dv के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब v के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है या एक पार का वेरिएबल आ जाता है। सो ये बन जाएगा हमारा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा -P पहले लिखेंगे, कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और इंटीग्रेशन होने के बाद 1 dV ये बन जाएगा तुम्हारा v, सिंगल v यहाँ पे पैदा हो जाएगा या बन जाएगा, और लिमिट लगा देंगे V1 से लेके V2 तक। हो गया इंटीग्रेट। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v में अपर लिमिट V2 रख दो और अगली बार माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट V1 रख दो। ये आ जाएगा -P, और फिर पहले अपर लिमिट रखा V2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखा V1। बस ये बन गया हमारा फॉर्मूला। सो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू -P और V2 - V1 क्या हो जाएगा, डेल्टा V। ये आ जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। सो एक गैस को कंप्रेस करने में, और कंप्रेस का ये एक्सपेंशन का बेसिकली फॉर्मूला है, कोई गैस अगर एक्सपैंड करेगी, पिस्टन को ऐसे ढकेलेगी ऊपर की तरफ, सो वो कितना वर्क करेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, वर्क इज इक्वल टू -P∆V। अगर यहीं पे हम पिस्टन को कंप्रेस कर रहे होते तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, तब ये पॉजिटिव आ जाता। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। सो इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो वैसे इसको। ये है तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अभी हमने ये वाला फॉर्मूला जस्ट अभी डिराइव किया है, दैट W इज इक्वल टू -P∆V और W इज इक्वल टू -P V2 - V1। वही बात है, डेल्टा V का मतलब V2 - V1 है। तो यहाँ पे देखो दो केसेस हो सकते हैं, जो चीज अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताई भी वर्बली, दैट या तो गैस एक्सपैंड कर रही होगी, एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो जब गैस एक्सपैंड करती है तो उसका इनिशियल वाला वॉल्यूम कम होता है, V1 कम होता है, V2 बढ़ के ज्यादा हो जाता है, तभी तो कहते हैं गैस एक्सपैंड हुई है। भाई एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब ये है कि गैस का वॉल्यूम पहले इतना है, गैस एक्सपैंड होके बन गई इतनी, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, यही तो होता है एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन का केस है। तो एक्सपेंशन के केस में V2, ये V2 हो जाएगा, सेकंड वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो यहाँ पे V2 का वैल्यू ज्यादा होगा V1 से, यानी कि V2 - V1 विल बी पॉजिटिव, तो माइनस साइन रहेगा। सो यहाँ पे वर्क का ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब भी गैस एक्सपैंड करती है देन वहां पे वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? बिकॉज गैस एक्सपैंड करने में खुद ही वर्क कर रही है, गैस एक्सपैंड तो अपने आप करेगी ना। सो इसीलिए वहां पे हो जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज नेगेटिव। फिर बात करते हैं सेकंड केस की, कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, पहले गैस का वॉल्यूम इतना होगा। सो यहाँ पे गैस का इनिशियल वॉल्यूम तो ज्यादा था, फिर हमने उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया। सो V1 कंप्रेस होके V2 में कन्वर्ट हो गया, जो कि छोटा वॉल्यूम होगा, कम वॉल्यूम होगा। भाई गैस ज्यादा थी, हमने उसको कंप्रेस किया, या पिस्टन में उसको कंप्रेस कर दिया दबा के, तो यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2 या V2 स्मॉल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट V2 इज लेस देन V1। और जब ऐसा केस होगा तो सोच के देखो, V2 का वैल्यू छोटा है, V1 का वैल्यू बड़ा है,
तो ओवरऑल ये सब्ट्रैक्शन तुम्हें माइनस का वैल्यू देगा, और माइनस का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन पिस्टन या हम वर्क करेंगे सिस्टम पे, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स के सिलेबस में ये है। चलो देखते हैं इसको। लेट्स टेक एन आइडियल गैस, और यहाँ पे हम एक आइडियल पिस्टन लेने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा पिस्टन जो कि फ्रिक्शनलेस है। तो ऐसा रियल में तो होता नहीं है, इसलिए इसका नाम आइडियल पिस्टन रखा गया है जो कि फ्रिक्शनलेस है। और यहाँ पे हमने एक आइडियल गैस ली है। वैसे तो रियल लाइफ में आइडियल गैस कोई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा हाँ आइडियल के क्लोज हो सकती है, बट आइडियल गैस कोई भी गैस नहीं होती। ये सारी चीजें अजम्पशन बेस्ड हैं। तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास एक आइडियल गैस है और उसको हमने एक आइडियल पिस्टन में रख दिया है और वहां पे वो एक्सपैंड कर रही है, तो उसी का हमें वर्क डन निकालना है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी। अब मान लो यहाँ पे गैस एक्सपैंड हुई, तो गैस जब एक्सपैंड हो जाएगी तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा गैस के प्रेशर के। तो वही चीज हमने यहाँ पे मान ली है। ठीक है, तो चलो भी डेराइव करते हैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला। चलो देखना ध्यान से। यहाँ पे हम अगेन वही चीज करेंगे, पहले स्मॉल वर्क मानेंगे फिर उसी को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द स्मॉल वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग द पिस्टन बाय डीएल डिस्टेंस। अगेन पिस्टन को थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कराएंगे और उसका वर्क देखेंगे। तो स्मॉल डी डब्ल्यू, सो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू ए इंटू डी एल, वही जो हमने पिछले वाले अभी डेरिवेशन में किया था। ये क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी। इतना तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, दैट स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। ये हो जाएगा स्मॉल वर्क। ठीक है, अब इसी स्मॉल वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला वीडियो एक बार देख लेना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लोगे तो इंटीग्रेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी निकाल लिया, इसी को पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और किस इंटरवल में, V1 से V2 वॉल्यूम के इंटरवल में या लिमिट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो बस इंटीग्रेट करो, dw का फॉर्मूला रखो, क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस पी डी वी और लिमिट हो जाएंगे V1 से V2 तक। अब यहाँ पे हम p को बाहर नहीं लाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें डिराइव करना है फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं। सिंस फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला याद कर लेना कि कोई भी आइडियल गैस होती है तो वहां पे हम PV इज इक्वल टू nRT फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होगे, बस V को हमने इधर भेज दिया है। सो यहाँ पे P को हम चेंज करेंगे अभी इस फॉर्मूला में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना इस पे, यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम मान के चल रहे हैं, सो इसीलिए W के नीचे हमने रिवर्सिबल भी लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने लिखा है अभी। तो ये हो जाएगा W REV इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन वहां पे था ही ऊपर, यहाँ पे देख लो माइनस पी डी वी था, ये माइनस हमने बाहर लगा दिया। P की जगह हमने फॉर्मूला रख दिया nRT अपॉन V, P की जगह ये रख दिया, अंदर है dV। ठीक है, और लिमिट तुम्हारा V1 से लेके V2 तक है। ये चीज है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन में सबसे पहला काम हमें ये करना होता है दैट जितना भी कांस्टेंट वाला पोर्शन है वो ले आओ बाहर। तो कांस्टेंट पोर्शन कौन सा है, N, R और T, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, इनको बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस तो बाहर था ही, nRT भी बाहर आ गया, V1 से लेके V2 तुम्हारी लिमिट है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन V और dV, ये आ गया। अब 1 अपॉन V को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, सो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बगल में लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, दैट 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू होता है log x। तो 1 अपॉन v dv क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, log v इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा। सो बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस nRT, और इंटीग्रेशन करने के बाद में जब लिमिट्स होती हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log e होता है यहाँ पे log में, ध्यान रखना नेचुरल लॉग आता है। सो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग log e, और v अंदर लिख देंगे, log v आ जाएगा ये। फिर उसके बाद लिमिट लगा दो V1 से लेके V2 तक, बस लिमिट सब सॉल्व करनी है रख के एक एक करके। तो क्या होगा, पहले एक बार अपर लिमिट रखेंगे V2 माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा माइनस nRT log e V2 माइनस log e V1, log V2 माइनस log V1, एक तरह से ऐसे कह लो। तो log m माइनस log n क्या होता है,
log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा तुम्हारा log e v2 अपॉन v1 आ जाएगा। सो इतना आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा नेचुरल log बेस e प्रेजेंट है, तो अगर तुम्हें इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना करना है। तो बस ये क्या आ जाएगा, WREV यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303, ये कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं nRT और log बेस 10 हो गया, देखो log बेस e था, यहाँ पे log बेस 10 हो गया v2 अपॉन v1, ये आ जाएगा हमारा डिराइव्ड फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक और भी हम बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाले फॉर्मूले से हम अगर इसको बना लें P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं P1 अपॉन P2 से और हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको भी हम चेंज करके P1 अपॉन P2 में ले सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम्स ना दे रखे हो, प्रेशर दे रखा हो, तो इसलिए इसको भी बना लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट वर्क डन दोनों ही फॉर्मूला में तुम्हारा नेगेटिव है, और वर्क डन नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम गैस का एक्सपेंशन कंसिडर कर रहे हैं और एक्सपेंशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो आई होप डेरिवेशन ये समझ में आया होगा। एक बार शुरू से फिर से डेरिवेशन देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर ये पूरा पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे ही इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे अभी अगले डेरिवेशन की तरफ। नाउ अब हम देखने वाले हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस में, अब बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहां पे प्रोसेस रिवर्स बैक ना हो पाए। तो यहाँ पे देखो, सिंस द एक्सपेंशन इज नाउ इरिवर्सिबल, क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस P1 हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली प्रेशर ऑफ गैस तुम्हारा हो जाएगा P2, जो कि बराबर होगा बाहर के प्रेशर के। हमारा P डैश इज नाउ इक्वल टू P2। तो जो फॉर्मूला में तुम P रखते थे पहले, इस बार क्या रखोगे P2, बिकॉज फाइनल वाला जो तुम्हारा प्रेशर है वो P2 बन चुका है अब। तो P2 के लिए तुम मान के चलोगे यहाँ पे। सो यहाँ अगर वर्क डन निकालें, सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P2, पहले से P रखते थे, इस बार P2 रखेंगे, और फिर इंटीग्रेशन लिमिट V1 से लेके V2 तक, और अंदर रख देंगे dV। वही काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करना है, बस इस बार P की जगह P2 रख दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, 1 dV क्या हो जाएगा, माइनस P2 बाहर है, ये ऐसे ही रखा, 1 को इंटीग्रेट किया, V आ गया, लिमिट V1 से लेके V2 तक। फिर उसके बाद लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1। ये बन जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। और ये कौन सा वाला है, ये तुम्हारा है वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है। आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है दैट वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज लेस देन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो वर्क डन काफी कम है, और जो पिछले वाले केस में हमने डेरिवेशन किया था, इस वाले केस में यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन का काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला आया था, और यहाँ पे जो वर्क डन था ये काफी ज्यादा था। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कम होता है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी दैट वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चल बढ़ते हैं अभी आगे। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 10 ग्राम ऑफ आर्गन इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो यानी कि जो हमने रिवर्सिबल और आइसोथर्मल वाले प्रोसेस के लिए फॉर्मूला डेराइव किया था वर्क डन का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे है एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है गैस को। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है गैस को। कैलकुलेट Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा H। यहाँ पे डेल्टा H अभी हम नहीं निकालेंगे, एंथैल्पी बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे Q, W और डेल्टा E हमें बताना है। एंड यहाँ पे हमें R का वैल्यू देखो दिया हुआ है, और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्गन हमें 40 दिया हुआ है। तो चलो लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2.303। n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो साइड में मैंने निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें आर्गन का दे रखा है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर्गन हमें गिवन है 40। तो 10 अपॉन 40 कितना आ जाएगा, 0.25, या 1/4 ही लेके चल सकते हो उसको 0 काट के। तो n का वैल्यू 1/4 देखो मैंने रख दिया। r का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, यहाँ 2 रखा, और उसके बाद में टेम्परेचर ध्यान रखना कभी भी सेल्सियस में नहीं रखा जाता है,
केल्विन में कन्वर्ट करके रखा जाता है। यहाँ पे 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। 273 ऐड कर दोगे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में log 10 यहाँ पे हो जाएगा V2/V1। तो V2 फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है 5, ये रखा V2 की जगह। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 लीटर, ये 10 यहाँ रख दिया। तो इसको काट देंगे 1/2 आ जाएगा। अब log बेस 10 1/2 है, ध्यान रखना ये चीज यहाँ पे है। ये जब सॉल्व करेंगे ये आएगा तुम्हारा log बेस 10 1/2। तो अगर हमें 2 ऊपर लाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो माइनस साइन एक जो है इसको हम भेज देंगे अंदर, तो यहाँ पे पावर अंदर चली जाएगी। जब log के बाहर माइनस होता है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log बेस 10 और यहाँ पे 1/2, ये जो बाहर माइनस लगा है ये ऊपर -1 के फॉर्म में पार चली गई, तो ये आ जाएगा log बेस 10 और ये हो जाएगा सिंपल 2। -1 पार है 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन भी हट गया, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 150 इंटू log बेस 10 2, और यहाँ पे इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.30। बस इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 103.635 कैलोरी। सो एक बार देख लो इस पूरे क्वेश्चन को, एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे वैल्यूज को रख के सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो इस तरह हम वर्क डन निकाल सकते हैं इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally at 25 degree Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liter। तो यहाँ पे शुरुआत में गैस का वॉल्यूम कितना 2 लीटर ऐसे कुछ है, 2 लीटर पहले थी और ये एक्सपैंड कर रही है 10 लीटर में, ये एक्सपेंशन हो रहा है। और ये एक्सपेंशन कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब यहाँ एक बात समझना, वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, तो ये वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो वैक्यूम में जब एक गैस एक्सपैंड कर गई तो क्या वापस से वो अनएक्सपैंड हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस तुम कंसिडर करके चलोगे, अनलेस क्वेश्चन में बताया गया होता। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन हमने डिराइव किया था क्या, वर्क इज इक्वल टू -P2 V2 - V1, ये हमने डिराइव किया था। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा W इरिवर्सिबल वाले का है, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे P2 होगा कितना, यहाँ पे वैक्यूम में जाके एक्सपैंड हो रही है गैस, तो वैक्यूम का प्रेशर तो 0 होता है, वैक्यूम में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। सो P2 को 0 रख दोगे तो प्रेशर जैसे ही 0 हुआ सारा वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैंने रख के सॉल्व तो कर दिया है बट ये लास्ट में 0 ही आएगा। सो वर्क डन इन दिस केस ये हो जाएगा 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तुम लोग के लिए होमवर्क में लगा के रखे हैं। सो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड इन क्वेश्चंस का आंसर सभी बच्चे कमेंट्स में जरूर करेंगे, ठीक है। मैं वेट करूंगा, देखूंगा कौन कौन बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं, बिकॉज जब तुम आंसर करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि वीडियो को तुमने यहाँ तक देखा है और इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई हैं तुम्हें वो सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड इसके साथ में इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड सेम चीज करने के लिए उन्हें बोल देना। अब इतना काम तुम लोग करना, बिकॉज जब तुम लोग लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड फिर वीडियोस और भी जल्दी जल्दी आ पाएंगे। सो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।